नंदिनी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। नंदिनी को देखते ही तरंग की मुस्कान खिल गई। हम तो हमेशा सही समय पर ही आते हैं जीजा जी। पर ये तो बताइए कि अचानक ऐसा क्या काम आना पड़ा। कल खुशी के स्कूल में बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया गया है। मैं तो जा नहीं सकता। कल मुख्यालय से पूरी टीम आ रही है निरीक्षण करने। अपनी दीदी नम्रता को तो तुम जानती ही हो। दो चार लोगों को देखते ही घिंगी बन जाती है। यदि कल तुम खुशी के स्कूल चली जाओ तो बड़ी कृपा होगी। तरंग ने बड़े ही नाटकीय स्वर में कहा। आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, पर बदले में आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहो ना, ऐसी क्या बात है। कल टिबोली में नई फिल्म लगी है, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। नंदिनी ने तुरंत ही हिसाब किताब बराबर करने का प्रयत्न किया। ये कौन सी बड़ी बात है। मैं तो स्वयं ये फिल्म देखना चाह रहा था, और इतना मनमोहक साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। तरंग बड़ी अदा से मुस्कुराया। चलो, खुशी की समस्या तो सुलझ गई। क्यों खुशी, अब तो खुश हो। तरंग ने अपनी बेटी की सहमति चाही। नहीं, मैं खुश नहीं। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे स्कूल में जब मेरे सभी साथियों के साथ उनके मम्मी पापा आएंगे, तब मैं अपनी नंदिनी मौसी के साथ पहुंचूंगी। खुशी रोआसी हो उठी। चिंता मत करो खुशी बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल में ऐसा समा बांध लूंगी कि तुम्हारे सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। नंदिनी ने खुशी को गोद में लेने का यत्न करते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए आपका संभावना। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं जा सकते तो कल मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। खुशी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तुमने बहुत सिर चढ़ा लिया है अपने लाडली को। घर आए मेहमान से कैसे व्यवहार करना चाहिए ये तक नहीं सिखाया उसे। तरंग नम्रता पर बरस पड़ा। उस पर क्यों बरसते हो, तुम भी तो पापा हो खुशी के। तुमने कुछ क्यों नहीं सिखाया पढ़ाया। तरंग की माँ पूर्णा देवी, जो अब तक तटस्थ भाव से सारा प्रकरण देख रही थी, अब स्वयं को रोक नहीं पाई। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जीवन भर याद रखेगी। तरंग तेजी से अंदर की ओर लपका तो नम्रता को जैसे होश आया। उसने दौड़कर खुशी को गोद में छिपा लिया। आज से इसका खाना पीना बंद। 2 दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तरंग लौट कर सोफे पर पसरते हुए बोला। क्यों इतना क्रोध करते हो जीजा जी। खुशी तो 5 वर्ष की नन्ही सी बच्ची है। वह क्या समझे तुम्हारी दुनियादारी। जो मन में आया बोल दिया। चलो अब मुस्कुरा भी दो जीजा जी। क्रोध में तुम जरा भी अच्छा नहीं लगती। नंदिनी बड़ी लाड़ से बोली तो नम्रता भड़क उठी। नंदिनी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इस समय तुम जाओ। हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को स्वयं सुलझाने दो। दीदी तुम भी। मैं तो तुम्हारे लिए ही चली जाती हूँ। आज भी मैं ऑफिस से सीधा यहाँ चली आई। तुम तो जब भी मिलती हो यही रोना रोती हो कि तरंग तुमसे दुर्व्यवहार करते हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। मुझे लगा मेरे आने से तुम्हें राहत मिलेगी। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है यहाँ आकर अपना अपमान करवाने की। नंदिनी ने पलटवार किया। नम्रता, नंदिनी से क्षमा मांगो। घर आए मेहमान से क्या इसी तरह व्यवहार किया जाता है। नम्रता कुछ बोल पाती इससे पहले ही तरंग ने फरमान सुना दिया। नम्रता तरंग की बात सुनकर प्रसन्न मूर्ति की भांति खड़ी रही। ना उसने तरंग की बात का उत्तर दिया, ना ही माफी मांगी। तुमने सुना नहीं, नंदिनी से क्षमा मांगने को कहा था मैंने। तरंग चीख पड़ा। मेरे लिए ये संभव नहीं है तरंग, नम्रता ने उत्तर दिया और खुशी को गोद में उठाकर अंदर चली गई। छोड़ो भी जीजा जी, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हो। मैं अब चलूंगी। नंदिनी उठ खड़ी हुई। इस तरह बिना खाए पिए रुको, मैं कोई ठंडा पानी लेकर आता। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंदिनी ने अपना बैग उठा लिया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आता हूँ। मैं अपनी कार से आई हूँ। अपनी कार में जाना भी अकेले युवती के लिए सुरक्षित नहीं है। तरंग तुरंत साथ चलने के लिए तैयार हो गया और क्षण भर में ही दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मुख्य द्वार से बाहर हो गए।
द्वार बंद कर जब नम्रता पलटी तो खुशी और पूर्णा देवी दोनों उसे आग्नेय दृष्टि से घूर रही थी, जैसे उसने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। मम्मी तुम गंदी हो, खुशी रोआते स्वर में बोली। उसे तरंग का इस तरह नंदिनी के साथ चले जाना बहुत अखर रहा था। आप भी कह ही डालिए जो कहना है, इस तरह मुंह फुलाए क्यों बैठी है? नम्रता पूर्णा देवी को चुप बैठे देखकर बोली। मैं तो यही कहूंगी कि तुमसे कई अधिक बुद्धिमान तो तुम्हारी 5 वर्षीय बेटी है। उसने आज नंदिनी को अपने व्यवहार से वह सब जता दिया जो तुम कभी नहीं कह पाई। मैं आपके संकेतों की भाषा समझती हूँ माँ जी, पर मैं क्या करूँ? नंदिनी मेरी चचेरी बहन है। चचेरी बहन? बात अपनी गृहस्थी बचाने की हो तो सगी बहन से भी सावधान रहना चाहिए, पूर्णा देवी बोली। नंदिनी को क्या दोष दूं माँ जी, जब अपना पैसा ही खोटा निकल जाए। तरंग को तो अपनी पत्नी को छोड़कर हर युवती में गुण ही नजर आते हैं। आज नंदिनी है, उससे पहले तन्वी थी। विवाह से पहले उनकी रासलीलाओं के संबंध में तो आप जानती ही हैं। मैं सब जानती, पर मैंने जिस लड़की को तरंग की पत्नी के रूप में चुना था वह तो जिजीविषा से भरपूर थी। तुम्हारा गुणगान अपने तो क्या पराये भी करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सबसे कटकर अपनी ही खोल में सिमट कर रह गई हो? पता नहीं, पर दिन रात मेरी कमियों का रोना रोकर तरंग ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि मैं किसी योग्य नहीं। आपने सुना नहीं था? तरंग नंदिनी से कह रहे थे कि अजनबियों के बीच जाते ही मेरी घिंगी बन जाती है, जबकि कॉलेज में मैं साहित्यिक क्लब की सर्वसर्वा थी। पूरे 4 वर्षों तक मैंने उसका संचालन किया था। जानती हूँ, पर कॉलेज में तुम क्या थी कोई नहीं पूछता। अब तुम क्या हो? अपने लिए नहीं तो खुशी के लिए अपने जीवन पर अपनी पकड़ ढीली मत पड़ने दो बेटी, पूर्णा देवी ने भरे गले से कहा। नर्मदा ने खुशी और पूर्णा देवी को खिला पिलाकर सुला दिया और तरंग की प्रतीक्षा करने लगी। तरह तरह की बातें सामने प्रश्नहीन बनकर खड़ी थी। सोच में डूबी हुई कब वह निंद्रा देवी की गोद में समा गई उसे स्वयं ही पता नहीं चला। तरंग ने जब घंटी बजाई तो वह घबरा कर उठ बैठी। मर गई थी क्या? कब से घंटी बजा रहा हूँ? द्वार खुलते ही नशे में धुत तरंग बरस पड़ा। ये क्या शरीफों के घर आने का समय है? वह भी नशे में धुत लड़खड़ाते। आवाज नीची रखो, पड़ोसी जाग जाएंगे। पड़ोसियों का डर किसे दिखा रही? बेचारी नंदिनी से तुमने पानी तक नहीं पूछा? कितनी आहत होकर गई है वह यहाँ से। वह तो तुम्हारे और खुशी के लिए जान भी देने को तैयार रहती। उसके साथ ऐसा व्यवहार, उसे रेस्तरां में ले जाकर खिलाया पिलाया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तरंग अपनी ही रो में बह जा रहा है। समझ गई, मतलब खा पी कर आए हो, अब भोजन की आवश्यकता नहीं है। नम्रता व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। ये भी कोई कहने की बात है? सीधी सादी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती, मूर्ख शिरोमणि कही की। अस्पष्ट शब्दों में बोलकर तरंग अपने बिस्तर में लुढ़क गया। और कोई दिन होता तो रोती कलकती नम्रता भूखी ही सो जाती, पर आज नहीं। कहीं कोई कांटा इतना गहरा धंस गया था जिसकी टीस उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। स्वयं को स्वस्थ रखने का भार भी तो उसके ही कंधों पर है। क्या हुआ जो तरंग साथ नहीं देता? नम्रता ने भोजन को करीने से मेज पर सजाया, जैसे किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा। बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जलाई और उसकी मंद रोशनी में रात्रि भोज का आनंद लेती रही। लंबे समय के बाद उसे लगा कि प्रसन्न होने के लिए किसी बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं होती, सही मनोस्थिति का होना ही पर्याप्त है। फिर ना जाने क्या सोचकर अपनी फाइल निकाल कर बैठ गई। पढ़ाई में वह ठीक ठाक थी, पर अन्य गतिविधियों में उसका सानी कोई नहीं था। नृत्य, संगीत, खेल कूद, वाद विवाद, नाटकों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। पर विवाह होते ही सब कुछ बदल गया।
नम्रता ने उदासीनता की ऐसी चादर ओढ़ ली जिसे भेद पाना दूसरों के लिए तो क्या, स्वयं उसके लिए ही कठिन था। ये कहानी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। बने रहिए।